हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पटना में आज रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार किया गया। दीघा घाट पर उन्हें बेटे चिराग ने मुखाग्नि दी और इस दौरान वो भावुक होकर गिर गए। राजकीय सम्मान के साथ रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार किया गया। तमाम बड़े नेता उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे और तस्वीरें देखिए, उनको मुखाग्नि देते वक्त चिराग पासवान किस तरह से भावुक हो गए और वो गिर गए वहां। पटना के दीघा घाट की तस्वीरें हैं जहां पर रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार हुआ। तमाम बड़े नेता मौजूद थे श्रद्धांजलि देने के लिए। कल से ही श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर के बड़े नेताओं का तांता लगा हुआ था और आज पटना में उनका अंतिम संस्कार किया गया। चिराग पासवान बेहद भावुक नजर आए और वो मुखाग्नि देते वक्त ही वो वहां पर गिर भी गए। ये तस्वीरें रामविलास पासवान के अंतिम संस्कार के वक्त की। बिहार के दलित समुदाय की आबादी भले ही 16% हो, लेकिन 70% विधानसभा सीटों पर जीत हार तय करने में दलित वोटर की अहम भूमिका है। इसी वजह से हर गठबंधन के लोग राज्य में मौजूद दलित चेहरे को अपने साथ खड़ा करने की पूरी कोशिश करते हैं। सवाल यह है कि इस बार दलित वोटर किस पार्टी को सत्ता के गलियारे तक पहुंचाएगा? क्या रामविलास पासवान के निधन से सत्ता का समीकरण बदलेगा? बिहार में दलितों के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले रामविलास पासवान के जाने से बिहार के दलित समुदाय ने एक बड़ा बेटा खो दिया है। आज दलों का भेद मिट गया है, विरोध मिट गया है। रामविलास पासवान अमर रहे, गूंजे धरती आसमान। रामविलास पासवान के नारे गूंज रहे हैं बिहार विधानसभा परिसर में। बिहार में रामविलास पासवान दलितों के सबसे बड़े नेता थे। चुनावी माहौल में पासवान की मौत के आंसू से कई जिलों में सियासी समीकरण भी बिगड़ सकते हैं। रामविलास पासवान के निधन से सहानुभूति की एक लहर है। चिराग पासवान भी सहानुभूति कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे। ऐसे में दूसरे राजनीतिक दल खुलकर रामविलास के खिलाफ बोलने से बचेंगे। यही नहीं, नीतीश कुमार भी सीधा सीधा वार करने से कतराएंगे। हो सकता है ऐसे में इसका फायदा चिराग पासवान को मिल सकता है। रामविलास की मजबूती 5% पासवान जाति थी। पिछले कुछ चुनावों के आंकड़े देखें तो पासवान समुदाय के करीब 80% वोट लोक जनशक्ति पार्टी को ही मिले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उनके निधन के बाद उनका ये वोट बैंक बिखरने के बजाय और मजबूत होगा। बिहार चुनाव में दलित समुदाय की अहमियत को जानने के लिए सबसे पहले यह आंकड़ा जानना जरूरी है। बिहार में दलित समुदाय की आबादी 16% है। जहां तक बात बिहार विधानसभा में दलितों के प्रतिनिधित्व की है तो फिलहाल उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या 38 है। रामविलास पासवान के निधन से खेल तो सभी पार्टियों का प्रभावित होगा, लेकिन सबसे ज्यादा असर जेडीयू पर पड़ सकता है। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने पहले से ही बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। चिराग ने नीतीश सरकार पर वार करते हुए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा भी दिया है। अगर दलित और महादलित दोनों को गोलबंद करने में सक्षम हो गए चिराग पासवान और दलितों को ये कनेक्ट कर लिए तो क्यों नहीं दलित के नेता हो सकते हैं। रामविलास पासवान जी तो थे नेता, नेतृत्व उन्होंने दिया था और यही कारण था कि हाजीपुर में रिकॉर्ड मतों से उनको लोगों ने विजयी बनाया था। नीतीश और रामविलास पासवान के समीकरण को समझने के लिए इतिहास के गलियारे में झांकना जरूरी है। 2005 के विधानसभा चुनाव में पासवान की पार्टी एलजेपी ने नीतीश का साथ नहीं दिया था। इससे खार खाए नीतीश कुमार ने दलित वोटों में सेंधमारी के लिए बड़ा खेल कर दिया था। 22 में से 21 दलित जातियों को उन्होंने महादलित घोषित कर दिया था, लेकिन इसमें पासवान जाति को शामिल नहीं किया था। नीतीश कुमार के इस खेल से उस वक्त महादलितों की आबादी 10% हो गई थी और पासवान जाति के वोटरों की संख्या 4.5% रह गई थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के इस मास्टर स्ट्रोक का असर पासवान पर दिखा था। 2009 के लोकसभा चुनाव में वो खुद चुनाव हार गए थे। 2014 में पासवान एनडीए में आ गए। नीतीश कुमार उस समय अलग हो गए थे। 2015 में पासवान एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन उनकी पार्टी बिहार विधानसभा में कोई कमाल नहीं कर पाई। बाद में नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आ गए तो गिले शिकवे को भूलकर 2018 में पासवान जाति को महादलित वर्ग में शामिल कर दिया। लालू को अपना मसीहा मांगने वाले दलित वोट बैंक
वो नीतीश कुमार की तरफ शिफ्ट हुए और नीतीश कुमार पिछले 15 वर्षों तक शासन कर रहे हैं, तो दलित वोट बैंक के कारण ही वो लगातार शासन कर रहे हैं और दलित वोट बैंक उनके साथ लगातार एकजुट है। मतलब एक पासवान वोट को छोड़ दिया जाए तो उन्होंने दलित वोट बैंक पर बहुत बड़ा काम किया, महादलित का गठन किया, महादलित, और महादलित के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लाई। रामविलास पासवान के साथ एक बड़ा फैक्टर ये भी था कि दलितों के साथ साथ उन्हें अगड़ी जाति के लोग भी पसंद करते थे, क्योंकि वो विवादों से दूर रहते थे। पासवान का सियासी समीकरण समझेंगे तो आप पाएंगे कि उन्हें भूमिहार जाति से आने वाले सूरजभान भी पसंद थे, तो ब्राह्मण जाति से आने वाले बाहुबली काली पाणे भी उनकी पसंद थे। कहने का मतलब यह है कि पासवान सिर्फ पासवानों के नेता नहीं थे। पहले चरण में 71 सीटों पर चुनाव होने हैं। चिराग ने 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें से एक भी उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ नहीं है। चिराग ने सभी उम्मीदवार नीतीश, मांझी और वीआईपी के खिलाफ उतारे हैं। हाँ, जरूर जनता दल यूनाइटेड मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी पिछले 15 साल से बिहार में मुख्यमंत्री होने के बावजूद धरातल तक वो अपने विकास के कार्यों को नहीं उतार पाए, तो जनता का विश्वास ज़रूर उनके प्रत्याशियों से उठ चुका है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि विकल्प की तरफ ज़रूर बिहार की जनता जाए। एक मजबूत विकल्प के तौर पर जनता के सामने अपने आप को मैं रखना ज़रूर चाहूँगा। हम मानते हैं कि किसी को अगर कुछ कहने से उसको आनंद आता है, उसको पूरी आज़ादी है, जो इच्छा करे बोले, जो इच्छा करे कहे, अपना करता रहे, बोलता रहे, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। चिराग पासवान के तेज तर्रार रुख और रणनीति को शायद नीतीश कुमार पहले से समझ रहे थे, इसीलिए वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम पार्टी की जीतन राम मांझी को लालू के पास से तोड़ कर ले आए। जीतन राम मांझी जिस समुदाय से आते हैं, उनकी संख्या दलितों में तीसरे नंबर पर है। देखिए, हम तो कोई नीति निर्णायक दल में है नहीं अभी, लेकिन ऊपर से जो बातें आ रही है उसको हम लोग समझते हैं कि चिराग साहब को आज नीतीश कुमार जी में खामियां नजर आ रही है। इसका क्या कारण है? 5 साल गुजर गए, महज अब 2-3 महीना बाकी है। अगर कोई खामियां थी तो पहले होना चाहिए था। बिहार के सामाजिक ताने बाने में सबसे पिछड़ी मानी जाने वाली जाति है मांझी। जीतन राम मांझी और पहाड़ काट का रास्ता बनाने वाले दशरथ मांझी समुदाय की सबसे मशहूर हस्तियां हैं। दशरथ मांझी, आप सुपरमैन हैं, आप मिस्टर इंडिया हैं। इस असंभव काम को संभव करने के बाद क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ये कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। जीतन राम मांझी के अलावा नीतीश कुमार ने एक समय बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे अशोक चौधरी को भी बड़ी जिम्मेदारी दी है। नीतीश ने दलित वोटों को लुभाने के लिए उन्हें जेडीयू का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। नीतीश कुमार ने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया है, उनके जातीय समीकरण को देखकर लगता है कि उन्होंने दलितों और अति पिछड़े वोटरों को बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। जेडीयू ने अति पिछड़े वर्ग को 19, यादव समुदाय को 18 और दलित समुदाय को 18 टिकट दिए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दलितों को लुभाने के लिए पिछले महीने ऐलान किया था कि अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति समुदाय में अगर किसी की हत्या हो जाती है तो उनके परिवार में से किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि नीतीश सरकार की घोषणाएं दलितों की हत्या को बढ़ावा देने वाली हैं। इसी घोषणा के आधार पर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि ऐसा बयान देकर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश की। उन पर दलितों के अपमान का भी आरोप लगाया गया है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट के जरिए इस फैसले की आलोचना की। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि अपने पूरे शासनकाल में इस वर्ग की उपेक्षा की गई और अब चुनाव के ठीक पहले SC/ST वर्ग के लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। अगर इतनी ही चिंता थी तो अब तक सरकार क्यों सोती रही? पार्टी के अपने दल, ये दलित राजनीति का ही जोर है कि आरजेडी ने जेडीयू सरकार में मंत्री रहे श्याम रजक की घर वापसी पर खुशी का इजहार किया। श्याम रजक का आरोप है कि नीतीश ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया। युवा वर्ग में जिस तरह से आक्रोश है, ये एहसास कराता है कि युवा नेतृत्व के प्रति लोगों की आस्था जुटी है और तेजस्वी जी एक युवा नेतृत्व है। निश्चित तौर पर दलितों की अनदेखी तो हुई ही है। अगर यदि दलितों को यदि हम लोग सरकार यदि निश्चित तौर पर कहती है कि बहुत काम हो रहा है, लेकिन अगर उस लिहाज से काम हुआ रहता तो दलितों की आज स्थिति यह नहीं होती कि आज वो उनके लिए सब सेक्टर में आप देखिएगा दलित कहाँ पर खड़े हैं। तो यह एक सवाल तो निश्चित तौर पर होता है। बिहार के पूर्णिया में 4 अक्टूबर को दलित नेता शक्ति मलिक की हत्या ने जातीय हिंसा के मुद्दे को फिर से उछाल दिया है।
मलिक ने हत्या के पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत पार्टी के अन्य नेताओं पर टिकट के बदले पैसे की मांग करने, जातिगत टिप्पणी करने और उनसे अपनी जान का खतरा होने का आरोप लगाया था। शक्ति मलिक के घर वालों का कहना है कि आरजेडी से निकाले जाने के बाद मलिक एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। हत्या देखिए वही लोग ने करवाया है, राजनीतिक में प्लान बना के वही लोग करवाया है। मेरा पति अररिया रानीगंज से विधानसभा से लड़ना चाहते थे, तो जनता भी सपोर्ट में था, तो बोला कि हमको टिकट नहीं भी देगा ना तो हम निर्दलीय लड़ेंगे ना, जीत जाएंगे। जनता उसका सपोर्ट में था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दलितों के खिलाफ अपराधों के मामले में बिहार देश में दूसरे नंबर पर है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड के अनुसार साल 2018 में बिहार में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार के 7,061 मामले दर्ज हुए। ये सारे देश में हुए ऐसे मामलों का 16.5% है। उनको जो है कि जान से मरवा दिया जाएगा, वो तेजस्वी यादव जी उनको धमकी में दिए। शक्ति मलिक की हत्या के आरोप में तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव सहित 6 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर साफ कर दिया कि ये राजनीतिक हत्या नहीं बल्कि पैसों के लेन देन की वजह से हुई हत्या थी। सत्ता में बैठे लोग चाहे सुशील मोदी हो या नीतीश कुमार हो, मेरे पे मेरे भाई पे झूठा इल्जाम लगवाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बदनाम करना, चरित्र का हनन करना, और कहीं ना कहीं से आप देखें तो दलित जाति को लेकर के उसका राजनीतिक दुरुपयोग करना, जाति उन्माद फैलाने का काम जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने किया है। दलित समुदाय महागठबंधन के लिए कितना जरूरी है, इसका एक उदाहरण पिछले हफ्ते हुई महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी चलता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तेजस्वी ने यूपी के हाथरस केस में दलित लड़की पर हुए जुल्म को लेकर मौन रखने वाली क्लिप काफी वायरल हुई है। मनोज जी, हाथरस वाला जो वर्ष में 1 मिनट का मौन आप अनाउंस कर दीजिए। यूपी का हाथरस कांड बिहार की राजनीति पर भी कुछ असर डाल सकता है। वो इसलिए क्योंकि मायावती भी बिहार पहुंच गई हैं। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की RLSP और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के साथ मिलकर एक नया गठबंधन बनाया है। दलित, मुस्लिम और कुर्मी कोई समाज का ये गठबंधन NDA और महागठबंधन दोनों का सियासी खेल बिगाड़ सकता है। हम सबके जिम्मेदार हैं, जो हमारे जो 16% आपने कहा जो दलित है उनको ऊपर लेकर के आना, लेकिन जो उनके ऊपर लाने की ही राजनीति करते हैं और उसी के नाम पे जो पार्टियां पैदा हुई है, उसी के नाम पे जो नेता पैदा हुए हैं, उन्होंने उसके लिए क्या किया है ये भी सोचना पड़ेगा। जब तक उस पे आप नहीं काम करना शुरू करेंगे तब तक तो ना तो राजनीति बदलेगी ना उनकी दशा बदलेगी। बिहार के दलित समीकरण में एक और गठबंधन भी चुनावी मैदान में उतरा है। चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी और पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के हाथ मिलाने से यादव और दलित समुदाय के कुछ वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है। बिहार की दलित राजनीति में बीजेपी की भूमिका बड़ी ही दिलचस्प रही है। चुनाव में बीजेपी ने दलित फैक्टर को दूसरी पार्टियों को आउटसोर्स कर दिया है। चिराग पासवान, नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के जरिए बिहार में बीजेपी दलित समुदाय को साधने की कोशिश कर रही है। ऐसे में चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि दलित फैक्टर कहां भारी पड़ा और कहां कमजोर पड़ा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद उनको भारत रत्न दिए जाने की मांग भी उठने लगी है। किसने ये मांग उठाई है वो पूरी खबर। स्वागत है आपका। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने रामविलास पासवान को भारत रत्न दिए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। साथ ही रामविलास पासवान के दिल्ली आवास को पासवान स्मारक बनाने की मांग की है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने रामविलास पासवान को भारत रत्न दिए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें आगे बिल्कुल देखना मत भूलिएगा हमारी खास पेशकश पर्दे के पीछे लालू।